नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। हार का एक झटका जीत की कई रणनीति की धार कमजोर कर देता है। इसलिए चुनाव के बाद पराजय की कसक झेलने वाली पार्टी मंथन करती है, जिससे अमृत निकल सके, यह पता चल सके कि हार की वजह क्या रही। यूपी से लेकर हरियाणा तक इस वक्त बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। आज भारत की बात में आपको इसकी पूरी डिटेल में आपको दूंगा। साथ ही बड़ी खबर होगी बिहार से, जहां नालंदा विश्वविद्यालय की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर थे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लिया, इसे गौर से देखा, कुछ खास बात की। आखिर क्या हुआ, क्या आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही एक बड़ी खबर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी आ रही है। खबर यह है कि स्पीकर के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी ने फैमिली कार्ड चल दिया है। चंद्रबाबू नायडू का यह फैमिली कार्ड क्या है और इस पर बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाने वाली है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बात बीजेपी की उस बैठक की भी होगी जिसमें पार्टी के बड़े नेता अयोध्या और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिली हार की वजह तलाशने के लिए इकट्ठा हुए। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और सरकार ने 24.5 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया। मंदिर, मस्जिद और मदरसे के नाम पर जितनी जमीन कब्जाई गई थी वो खाली करा ली गई। इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा मैसेज दे दिया है। आसमान में घूमते ड्रोन कैमरे ने बुलडोजर के प्रहार की तस्वीरें पूरी तैयारी के साथ कैद की। पूरा इलाका सील था, परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं थी और इस बीच दनादन चल रहा था बुलडोजर। लखनऊ की ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। योगी सरकार ने इस एक्शन के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि कानून को ताक पर रखकर किए गए हर अवैध अतिक्रमण का अंजाम खाक में इसी तरह मिलना ही होगा, इसके सिवाय कुछ और नहीं। संदेश ये भी कि अवैध इमारत चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, सब पर एक बराबर एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन की जद में आए लखनऊ के इस इलाके का नाम है अकबर नगर। यहाँ कुकरेल नदी की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण सालों से किया जा रहा था। इसमें मंदिर, मस्जिद और मदरसे की इमारतें भी थीं, लेकिन अब पूरा इलाका खाली दिखाई दे रहा है। बुलडोजर ने सब सपाट कर दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ यह ऑपरेशन तो दिसंबर 2023 से ही चल रहा था, जो फाइनल स्टेज में है। अभियान में करीब 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जमींदोज किए जा चुके हैं। मंदिर, मस्जिद नहीं ढाया गया है, अवैध कब्जा हटाया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अवैध कब्जे को बढ़ावा देते हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देते। अकबर नगर पर बयान देना नफरत की राजनीति करना और न्यायालय का अपमान। ये विषय मंदिर और मस्जिद का नहीं है, ये विषय उन गरीबों का है जिनको घर से उजाड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास अब हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा बचा भी क्या है। पीडीए ने उनके सारे सपनों पे पानी फेर दिया है और पीडीए ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को हराने का। योगी सरकार ने कुकरेल नदी के इलाके को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। अदालत ने भी यहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को सही बताया। अब राज्य सरकार अतिक्रमण से मुक्त इस जगह को इको टूरिज्म का हब बनाने वाली है। लखनऊ के चिड़ियाघर का भी इस जगह विस्तार किए जाने की योजना है। बुलडोजर एक्शन के बाद अब यहाँ काफी मलबा दिखाई दे रहा है, तो आने वाले दिनों में इसी जगह पर हरियाली दिखेगी। और अब खबर बिहार से, जहां नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के पास भारत के गौरव की नई मशाल जल उठी है।
आज से 800 साल पहले आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, उसी के पास आज भव्य इमारत में नई नालंदा यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए ग्लोबल कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आग की लपटों में किताबें भले जल जाए, लेकिन यह ज्ञान को कभी नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम में यह बात कही, उसमें 17 देशों के राजदूत मौजूद थे, लेकिन चर्चा में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की केमिस्ट्री भी थी। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर यहां 17 देशों के राजदूत मौजूद थे। 2010 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से कुछ दूरी पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। 2017 में नई इमारत के बनने का काम शुरू हुआ और अब पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। मंच पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। नीतीश ने नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इमारत के लिए बार बार पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए है कोई हुआ है, तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए, यहाँ पर आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है और वे यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। मगध की इस धरती पर जब नालंदा यूनिवर्सिटी के नए अध्याय का श्री गणेश हुआ तो मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री पर भी सबकी निगाहें टिकी थी। पीएम मोदी का हाथ थामने की कोशिश करते अब नीतीश की इन तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी से नीतीश ने उनका हाथ देखने की बात कही, फिर बगल में बैठे प्रधानमंत्री ने मंच पर ही उन्हें अपना हाथ दिखाया। नीतीश ने हाथ देखा और उनसे कुछ कहा। ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय हैं। मगध की धरती पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुस्कुराते हुए लंबे समय तक बातें की। अब इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर के बीच भी गए। ये वही जगह है जिसका जिक्र मोदी कई वैश्विक मंचों पर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा से जो कुछ कहा उसे सिर्फ मौजूदा सियासी माहौल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे ग्लोबल संदेश छिपा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए आपको करीब 9 महीने पीछे ले जाना चाहता हूं। बात सितंबर 2023 की थी। दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की बैठक हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए मेहमानों का जिस मंच पर स्वागत किया, उस मंच पर नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल कटआउट लगा था। पीएम खुद वर्ल्ड लीडर्स को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे। मोदी ने दुनिया को समझाया कि वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा का नालंदा विश्वविद्यालय सदियों तक प्रतीक रहा, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ते थे। एक बार फिर पीएम मोदी ने खुद नालंदा पहुंचकर दुनिया को भारत के ग्लोबल पावर बनने का ट्रेलर भी दिखाया है। देखिए, पीएम मोदी ने नालंदा से ग्लोबल संदेश दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा सूत्र को भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नालंदा में ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर नीतीश की अगुवाई में इसकी नींव रखी गई थी। नालंदा से नीतीश के गहरे जुड़ाव का एक और पहलू है। नालंदा नीतीश का गृह जिला है और नालंदा उनके लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीट भी है। 28 साल से नीतीश की पार्टी का नालंदा सीट पर कब्जा है। कुर्मी बाहुल्य सीट की वजह से नीतीश का यहां हमेशा दबदबा रहा है।
1996 से यहां अब तक नीतीश की पसंद के ही सांसद चुने गए हैं। 1996, 1998, 1999 चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस यहां से जीते थे। तब जॉर्ज समता पार्टी की टिकट पर जीते थे, बाद में पार्टी का नाम बदल दिया गया। 2004 में जेडीयू से नीतीश कुमार यहीं से सांसद चुने गए। तब से अब तक जेडीयू यहां से हर चुनाव जीतती रही है। इसलिए नालंदा से नीतीश ने पीएम मोदी के साथ खड़े होकर जो कहा, उसका संदेश पूरे देश की सियासत के लिए है। लेकिन इसके साथ ही यहां एक मांग भी जोर पकड़ रही है कि नालंदा को नया गौरव दिलाने वाले नीतीश अपने शहर बख्तियारपुर का नाम कब बदलेंगे, जिसकी पहचान उसी आक्रमणकारी से है जिसने 1193 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग में झोंक दिया था। यह सवाल उठ रहा है, रह रहकर उठ रहा है। क्या क्राइम कंट्रोल के लिए बिहार भी उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है? यह सवाल बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान से निकला है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने डंके की चोट पर कहा है कि बिहार में अवैध हथियार लेकर चलने वालों को पुलिस गोली मार देगी। इसके लिए जरूरी आदेश दे दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि मंत्री जी की इस बात में कितनी सच्चाई है। सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू का इस बारे में क्या कहना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अवैध रूप से जे राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। न अदालत, न अपील, न वकील, न दलील, तमंचा लहराया तो पुलिस गोली से जवाब देगी। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता और नीतीश के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार के लिए ठोक दो वाले नए दस्तूर का सीना ठोक कर ऐलान किया तो उम्मीद थी कि वाहवाही मिलेगी, लेकिन साथियों ने ही उनसे किनारा कर लिया। सबसे पहले आपको नीतीश के मंत्री का पूरा बयान सुनवाते हैं। पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जे राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। मंत्री जी का यह बयान जैसे ही पूर्णिया की चौहद्दी से निकलकर पटना तक पहुंचा, साथियों ने कन्नी काट ली। उनके बोलने का तात्पर्य था कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम करेगी। एसआईटी के गठन को कैबिनेट में मोहर लगाई गई, तो यही बात तो उन्होंने कहा है। क्या लगता है योगी मॉडल की कवायद शुरू करने की कोशिश है? कोई मॉडल नहीं है मेरे भाई। भाजपा की सरकारों की और नीतीश कुमार की सरकारों की जो अपनी नीति रही है कि हम अपराधी पर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे, उसी पॉलिसी के तहत ये बातें आई हैं। दिलीप जायसवाल की तरह नितिन नवीन भी बीजेपी के कोटे से ही मंत्री हैं। यानी दोनों भले ही एक पार्टी से हों, लेकिन दोनों के सुर अलग हैं। और नीतीश की पार्टी ठोक दो पॉलिसी की वकालत करने वाले मंत्री को कानून के राज का मतलब समझा रही है। कानून के राज का मतलब सीधा है कि कानून अपना काम करेगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एकदम मुकम्मल इलाज करना चाहिए अपराध करने वाले का, और उसका सबसे अच्छा जगह है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल में तड़पता रहे। जब भी मसला कानून व्यवस्था का आता है तो देश में कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वाले एक्शन और ठोक दो वाली पॉलिसी की दुहाई खूब दी जाती है। कई बार अपराध नियंत्रण के लिए यह फॉर्मूला बिहार में लागू करने की मांग भी होती रही है, लेकिन नीतीश के मंत्री के बयान पर उठे विवादों के सुर से साफ है कि योगी फॉर्मूला फिलहाल बिहार में लागू नहीं होने वाला। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव पर सस्पेंस और बढ़ गया है। एनडीए के खेमे में इस पर बैठक से लेकर तमाम रणनीतिक गुना भाग चल रहा है। इस बीच चंद्रबाबू नायडू के फैमिली कार्ड ने इस मुद्दे पर अटकलें तेज कर दी है। बीजेपी ने अभी अगले स्पीकर को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ये तो 9 जून को ही तय हो गया था कि 2029 तक देश चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर होगी। लेकिन जिस लोकसभा में पिछले 5 साल जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, वहाँ स्पीकर कौन होगा, इसकी न तो तलाश पूरी हो पा रही है और न ही पेच सुलझ पा रहे। वजह एनडीए की सहयोगी दल टीडीपी है। लोकसभा में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं, जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों के समर्थन से केंद्र में एनडीए की सरकार है। और चर्चा अब यह है कि स्पीकर के लिए होने वाले फैसले पर टीडीपी की पैनी नजर है। इन चर्चाओं ने तब और जोर पकड़ लिया जब राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर की चर्चा के लिए बैठक हुई और टीडीपी की तरफ से इसमें कोई नहीं पहुंचा। अब सवाल है कि आखिर टीडीपी की तरफ से बैठक में कोई क्यों नहीं पहुंचा। दरअसल टीडीपी बिना नाम जाने स्पीकर के लिए अपना समर्थन नहीं देना चाहती। टीडीपी की तरफ से डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाला जा रहा। टीडीपी के नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि अगर डी पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है और बाकी नामों पर टीडीपी के नेता खामोश हैं। हम क्लैरिटी से बोलना चाहता हूं, हम कोई कंडीशंस नहीं रखे। एनडीए सब लोग बात करना चाहिए बिकॉज इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑल पार्टीज। अगर पुरंदेश्वरी का नाम आता तो टीडीपी का क्या रुख होगा? 100% हम सपोर्ट करेंगे, सो देयर इज नो डाउट। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। टीडीपी के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि टीडीपी पुरंदेश्वरी के नाम पर सहमत है, लेकिन बीजेपी ये बात मानेगी, इस पर अभी सस्पेंस है। I have a responsibility already in front of me as the Andhra Pradesh BJP president. What my leaders would decide for me is up to them to decide. But right now I'm living up to my responsibility. 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा। 26 जून को स्पीकर का चुनाव है। स्पीकर पद के लिए जेडीयू बिना कुछ कहे सुने बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन टीडीपी का रवैया अलग है। उधर इंडिया गठबंधन के नेता दूर से ही एनडीए के भीतर चल रही रस्साकशी पर नजरें जमाए बैठे हैं। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं। स्पीकर के लिए बीजेपी और टीडीपी का मतभेद सामने है और मौका देखते ही इंडिया गठबंधन के नेता चौका लगाने की कोशिश में है। अगर चंद्राबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्राबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्राबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर पद के लिए कोई चुनाव हुआ हो। हर बार सर्वसम्मति से ही स्पीकर का चुनाव हुआ है, लेकिन इस बार हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। और अब बात हरियाणा की, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीट छीन ली। कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट शेयर भी यहीं बढ़ा, लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा कलह भी यहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी की बड़ी नेता किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल वो हो चुकी हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा उनके पक्ष में बयान दे रही है। सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह कलह कांग्रेस की उम्मीदवारों पर क्या असर डालने वाली है। दशकों से हरियाणा में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने वाली किरण चौधरी सपरिवार बीजेपी में शामिल हुई तो कांग्रेस के भीतर का अंदरूनी क्लेश एक बार फिर सतह पर आ गया। इस्तीफे वाली चिट्ठी में किरण चौधरी ने जो दर्द बयां किया था वो जुबान पर उतर आया। पिछले सालों से मैं देखती आ रही थी कि जो रास्ता था जो हरियाणा के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी कि आज के दिन जो हैं वो उन्होंने सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है और वो सिस्टम के अंदर वो अपने को और अपने बेटे के अलावा तीसरे आदमी को नहीं देख सकते। हरियाणा में हुड्डा और उनके बेटे बस। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस अंदरूनी विवादों में उलझी हुई है। छोटे से राज्य में कांग्रेस के कई गुट हैं, जिसमें एक गुट किरण चौधरी का भी था। इसके अलावा कई और भी गुट चर्चा में रहते हैं, जिनकी भूपेंद्र हुड्डा से तनातनी रहती है और यही नेता अब किरण चौधरी के साथ अन्याय की बात कह रहे हैं। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही,
देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। किरण चौधरी कांग्रेस से अलग हुई तो लोकसभा चुनाव में मात खाने वाली बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर आक्रामक नजर आने लगी। मुद्दा परिवारवाद को बनाया और निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा का परिवार दिखा। कांग्रेस की वो वरिष्ठ नेता रही हैं। परिवारवाद के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है और बड़े नेताओं का कहीं न कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था। अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम करें। हरियाणा की सियासत में किरण चौधरी कितना बड़ा नाम है, इसे इस बात से समझिए कि उनकी ज्वाइनिंग के वक्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों मंच पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस इसे दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बता रही, लेकिन किरण चौधरी के जाने से कोई नुकसान होगा ये बात पार्टी को सही नहीं लगती। पार्टी छोड़ने का जो निश्चय किया है, उनके कुछ की निजी वजह होगी, उसका खुद का सोच हो सकता है, मैं उसके पर कोई नुक्तेचीनी नहीं कर सकता हूँ। मगर मैं जरूर से मानता हूँ कि उनका ये पार्टी छोड़ने का डिसीजन जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह से कांग्रेस में रह करके जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है। बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस छोड़ने वाली किरण चौधरी पहली नेता हैं। अशोक तंवर रहे हों या फिर नवीन जिंदल, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। खास तौर पर अयोध्या की हार से बीजेपी उबर नहीं पा रही है। अयोध्या में हार को लेकर आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समीक्षा बैठक की। वैसे तो पूरे प्रदेश की समीक्षा रिपोर्ट 25 जून तक आ जाती है, लेकिन अयोध्या को लेकर जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसके मुताबिक अयोध्या से बीजेपी के सांसद रहे लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। उनके बयान की वजह से ही दलित वोटर छिटक गए, साथ ही कुर्मी वोट बैंक में भी बड़ा डेंट लगा। बीजेपी ने जिस राम मंदिर का प्रचार प्रसार देश दुनिया में किया, जिस राम मंदिर के सहारे उत्तर से दक्षिण तक जीत की उम्मीदें लगाई, आखिर उसी फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को चुनाव में हार क्यों मिली? ये वो सवाल है जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बेचैन कर रहा है। अब जब हार हुई है तो इसका पोस्टमार्टम भी जरूरी है और इसी के लिए टीमें गठित हो चुकी हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को अयोध्या में हार की समीक्षा की। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या समेत 5 विधानसभा सीट है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती थी। सिर्फ मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते और उन्होंने ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पस्त कर दिया। हालात ये बन गए कि अयोध्या को छोड़कर बाकी सभी 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पीछे रह गई। सबसे अधिक विकास के दावे अयोध्या में किए गए थे, फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय मतदाता धर्म, आस्था और राजनीति के बीच में भेद करना जानता है। भारतीय जनता पार्टी जो बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स करती है, वो जातीय पॉलिटिक्स में उतरी। सपा और कांग्रेस के पिच पर खेलने गई, जहां उसकी सफलता शून्य कही जानी चाहिए।